अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार। IMF की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत में हुकूमती दावों और ज़मीनी हक़ाइक़ के दरमियान नुमाया फ़र्क नज़र आ रहा है। हुकूमत ने 2030 तक एक्सपोर्ट $60 अरब तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया हुआ है, मगर IMF की रिपोर्ट कुछ और ही फिगर्स कोड कर रही है। IMF की रिपोर्ट ये बताती है कि अगले 4 से 5 बरसों में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सारी कोशिशें करके सब कुछ करने के बावजूद भी ये हदफ $46 अरब से ज़्यादा जाना खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो इस लिहाज से अब ये जो फ़र्क है इस वक्त ये तकरीबन $14 अरब का, यानी 2030 तक पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स IMF के मुताबिक $46 अरब तक महदूद रहेंगी और हुकूमत पाकिस्तान हमें ये बताती है कि $60 अरब तक ये हदफ हासिल कर सकते हैं। $14 अरब का ये फ़र्क है। अब ये फ़र्क इस बात की बड़ी वाज़ेह निशानदेही करता है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त ग्रोथ का तसलसल है वो उतना तेज़ नहीं होगा। जो स्ट्रक्चरल मसाइल होने के साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान में माशी चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। मैन्युफैक्चर होने वाली अशिया में मेयार की कमी है, जिसकी बड़ी वजह एनर्जी रेट्स के बाइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ना और आलमी मंडी की डिमांड को संजीदगी से हल ना किया जाना है। अब IMF के अंदाजों के मुताबिक आइंदा माली साल में एक्सपोर्ट $46 करोड़ हो जाएंगी। इस लिहाज से उससे अगले साल यानी 2028 में $40 अरब और 2029 तक बढ़कर ये तकरीबन $43 अरब हो जाएंगी। इसके बरक्स इंपोर्ट्स की रफ्तार में इससे ज़्यादा तेज़ी से इजाफा होगा, जो 2030 तक $82 अरब 81 करोड़ तक पहुंच सकती हैं। अब इस अदम तवाज़ुन से तिजारती खसारा 2030 तक $36 अरब से भी बढ़ने की तवक्को है, जिससे ज़र मुबादला पर शदीद दबाव का खदशा है। इस बिगड़ती हुई सूरत हाल में GDP के हवाले से IMF का तखमीना है कि 2030 तक मईशत का हुजूम 193,630 अरब रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन मजीद तशवीशनाक बात यह है कि मौजूदा माली साल का हदफ पहले ही हासिल होता नजर नहीं आ रहा, जिससे ज़ाहिर होता है कि तरक्की की रफ्तार तवक्कुआत से खासी कम है। 2025-26 के लिए IMF ने 3.2% ग्रोथ की पेशगोई की है, मगर सैलाब के बाइस ज़रई पैदावार में कमी और सनत की सुस्त बहाली को देखते हुए हकीकी शरह 2 से 2.5% तक रहने का इम्कान ज़्यादा है। इसके साथ ही एक और तशवीशनाक बात यह भी है कि क्लाइमेट चेंज के बाइस 2025-26 में के कैलेंडर ईयर में के मुकाबले में 26 से 30% ज़्यादा बारिशों की पेशगोई है, और जो 2025 जैसे सैलाबों से मज़ीद बदतर सूरत हाल भी पैदा कर सकती है, जिससे मुल्क की मजमूई मईशत को मज़ीद दबाव का सामना रहेगा। दूसरी तरफ IMF की रिपोर्ट में महंगाई के बारे में भी मोहतात अंदाज़ा पेश किया गया और इस रिपोर्ट के मुताबिक औसत महंगाई 6.3% रहेगी, मगर खुराक के साथ एनर्जी कीमतों में इजाफा और रुपए की कदर में मुमकिन कमी के बायस ये शरह डबल फिगर्स की सतह तक भी जा सकती है। फिर मजीद ये रिपोर्ट कहती है कि एक आम आदमी के मसाइल के बढ़ने की तरफ इसमें बड़ा वाज़ेह इशारा है, और मजीद लिखा गया है कि मुल्क में बेरोज़गारी में भी मजीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि मुख्तलिफ सरकारी सर्वेज़ में नुमाया तजाद मौजूद है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि जहाँ सरकारी आदाद शुमार कम शरह ग्रोथ रेट और GDP में कमी को जाहिर करते हैं, वहाँ दूसरी तरफ बेरोज़गारी में कमी भी दिखाई जाती है, जो हकीकत नहीं हो सकती। ज़ाहिर है कि मुल्क में इस वक्त माशी सरगर्मियों के बढ़ने से रोज़गार के मौक़े पैदा होते हैं, जबकि सनतें सुकड़ रही हैं। अब ऐसी सूरत में बेरोज़गारी में कमी के हुकूमती दावे कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं, ये भी आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब साबिक़ वज़ीर के साथ मौजूद हैं। हफीज़ पाशा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब IMF की रिपोर्ट और उसके फैक्ट्स और फिगर्स, जो कि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस्ड होंगे, वो कुछ और कह रहे हैं, और हुकूमत पाकिस्तान की प्लानिंग जो अगले 5 साल के लिए जिसमें उड़ान पाकिस्तान में टारगेट्स रखे गए, सेट किए गए $60 अरब के, ये $14 अरब का एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क सिर्फ एक्सपोर्ट्स में ही मौजूद है। इस पर आपका क्या तबसरा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, आपने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन पेश किया है, और अब आपने सवाल ये किया है कि IMF के जो 5 साल के प्रोजेक्शंस हैं, इसलिए कि IMF का प्रोग्राम जो है वो 2027 तक चलता, 2027 तक चलता रहेगा, और उसके बाद में उन्होंने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस कुछ किए हैं। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि उनका अंदाज़ा ये है कि मुश्किल से पाकिस्तान 5वें साल तक 4.5% शरह नमू हासिल कर पाएगा, और इस साल भी बड़े मुश्किल से 3-3.5% की रेंज में होगा। तो अब ये बिल्कुल ठीक आपने भी कहा कि सैलाब के असरात को अगर आप ले लें तो मुश्किल से ये 2.5% तक पहुंच सकता है। सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि IMF ने जो प्रोजेक्शन किए हैं तवाज़ुन अदायगी के, जिसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं, उसमें और हमारे पाकिस्तान में जो ऑप्टिमिज्म नज़र आ रही है उसमें बड़ा फ़र्क है। अब यही साल देख लीजिए 2025-26,
IMF نے کہا ہے کہ پاکستان کے برآمدات میں کم از کم 5 سے 6% اضافہ ہو اور درآمدات میں کچھ ایسا ہی اضافہ ہو، اس سے زیادہ بہت نہ ہو۔ مگر اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پہلے 5 مہینے کے جو اعداد شمار اسٹیٹ بینک نے پبلش کیے ہیں اس کے تحت آپ کے برآمدات جو ہیں پاکستان کے وہ گر گئے ہیں، اور آپ کے درآمدات جو ہیں امپورٹ جو ہیں وہ ڈبل ڈیجٹ سے بڑھ گئے ہیں۔ تو آپ کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ ٹارگٹ سے واضح طور پر زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ خیال یہ بھی ہے کہ سال کے اینڈ تک ہمارے ریزروز میں 3.3 ارب ڈالر کا اضافہ ہونا چاہیے IMF کے پروجیکشن کے لحاظ سے، مگر نومبر کے اینڈ تک پہلے 5 مہینے میں کوئی اضافہ ریزروز میں نہیں ہوا ہے۔ تو ابھی سے ہی شارٹ رن میں فرق پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے گورنمنٹ کے پروجیکشنز اور IMF کی تھنکنگ میں۔ آنے والے 3-4 سال میں تو خدا نخواستہ یہ فرق اور بڑھ جائے گا۔ تو سر یہ ریمیٹنسز کو جب ہم اس میں ایڈ آن کرتے ہیں اور پھر ہم اس میں بتاتے ہیں کہ جی دیکھیں نومبر میں تو ہم سرپلس ہو گئے، 2 ماہ پہلے بھی ہم نے ایک سرپلس مہینہ گزارا، تو یہ کیا ریمیٹنسز کے ذریعے ہم سرپلس ہونے کو اپنی اچیومنٹ سمجھیں؟ ایکسپورٹس کو ہم کس طرح بڑھا پائیں گے؟ اسی سال تو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں حفیظ صاحب، لیکن ابھی تک اس میں کوئی خاطر خواہ پہلے سال اضافہ نظر نہیں آ رہا، تو یہ اگلے 3-4 سالوں میں کیسے اس میں اضافہ ہو سکے گا؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، اور ریمیٹنسز کی کہانی یہ ہے کہ پچھلے سال اسٹیٹ بینک نے مختلف طریقوں سے جو ہنڈی میں پیسہ چلے جاتا تھا اس کو ڈائیورٹ کر کے آفیشل انفلوز میں لے آئے، اور تقریباً 8 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ریمیٹنسز میں، اور اس کے نتیجے میں بہت عرصے کے بعد ماشاءاللہ پاکستان کا جو تجارتی اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس میں چلے گیا 2 ارب ڈالر کے۔ مگر اس سال کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ نومبر کے مہینے میں $100 ملین کا سرپلس ہے، مگر آپ پورے 5 مہینے کو دیکھیں تو ڈیفیسٹ $800 ملین سے بھی زیادہ ہے، یعنی کہ ڈیفیسٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ریمیٹنسز کے بڑھنے کے باوجود، اور اس کی بہت بڑی وجہ ایکسپورٹس میں کمی آنے کی وجہ ہے، اور دوسری طرف درآمدات میں نمایاں طور پر اضافہ، خاص طور پہ گاڑیوں کی امپورٹ، آپ کے پام آئل کی امپورٹ، اس طرح کی امپورٹس میں واضح طور پر اضافہ نظر آ رہا ہے۔ تو حفیظ صاحب یہ جو ریمیٹنسز میں اضافہ جو آفیشیل انفلوز اب اس کا آنا شروع ہوا، اس میں ظاہر کارروائی کی گئی، صرف یہی وجہ ہے یا پاکستان سے جو 7.5 لاکھ 8 لاکھ سالانہ کی بنیاد پر لوگ باہر جا رہے ہیں، ظاہر ہے پھر وہ باہر جا کر یہ اماؤنٹ بھیج رہے ہیں ریمیٹنسز کی صورت میں، تو یہ برین ڈرین کا بھی اس میں ایک بہرحال بڑا امپورٹنٹ کردار ہے، اس کو ہم کاؤنٹ ان کر سکتے ہیں کچھ حد تک؟ مگر دیکھیے یہ سلسلہ کافی عرصے سے جاری ہے، اور ہمارے ریمیٹنسز میں سالانہ 5-6-7% کا اضافہ ہوتا تھا، پچھلے سال 28% کا اضافہ ہوا، اور یقیناً اس میں ڈائیورشن ہے۔ اور یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں اس بات کا بہت افسوس ہے کہ پاکستان کے نہ صرف جو ورکرز ہیں بٹ جو پڑھے لکھے ایکسپرٹ اکاؤنٹنٹس ہیں، بینکرز ہیں، لائرز ہیں، انجینئرز ہیں، وہ سب بھی پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور یہ بہت ہی افسوسناک ہے کہ ریمیٹنسز میں اضافہ ہو رہا ہے مگر پاکستان کی تجارتی صلاحیتوں میں یقیناً کمی آ رہی ہے۔ تو حفیظ صاحب ظاہر ہے پرائیویٹ سیکٹر کو اس وقت سہولیات چاہیے، انہیں انسینٹیوز چاہیے، انہیں آسان ریگولیشنز چاہیے۔ اب حکومت اور خود پرائم منسٹر اب اس موقع پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ریگولیشنز کو آسان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ انویسٹمنٹ کو مزید لایا جا سکے، تو یہ کوششیں آن گراؤنڈ بھی ہوتی ہمیں نظر آئیں گی، اس کا کوئی فائدہ ہوگا اگلے مالی سال میں؟ یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں یہ کچھ بہتری کی جانب جا سکیں گے ان کوششوں کے نتیجے میں؟ دیکھیے جو افسوسناک سچویشن ہے کہ جو شعبے ہمارے پاکستان میں ٹیکس دیتے رہے ہیں ان پر ٹیکس کا بوجھ بڑھاتے گئے ہیں، ٹیکس ریٹس کو بہت بڑھا دیا ہے۔ پاکستان میں ٹیکس ریٹس اس وقت دنیا کے اوپر ٹیکس ریٹس میں شمار ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے انکم ٹیکس میں، پرسنل انکم ٹیکس میں میکسیمم ریٹ 45% تک پہنچ جاتا ہے ڈی فیکٹو، جبکہ ہندوستان اور بنگلہ دیش میں یہ 25 سے 30% ہے۔ اور ہم نے سیلز ٹیکس کے نظام میں بھی ریٹ بہت ہائی رکھا ہے، 18%،
और हमारा जो सनती शोबा है उस पर बेपनाह बोझ पड़ रहा है। अब पॉलिसी ये होनी चाहिए कि टैक्स रेट्स कम करें और टैक्स बेस को बढ़ाएं। और टैक्स बेस में 3 शोबे ऐसे हैं जहां बहुत गुंजाइश है आपको टैक्स बेस बढ़ाने की। एक तो प्रॉपर्टी, दूसरा बड़े दुकानदार, और तीसरा हमारे बड़े बड़े बहुत से अमीर ज़मींदार जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, उनका भी एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स के निज़ाम को लाना ज़रूरी हो चुका है। और अभी साहब इसके साथ साथ फिर जो एनर्जी टैरिफ जो कि इस वक्त पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है, उसको कब हल किया जाएगा? चूँकि ये बहुत देर पा मसला है और नहीं मसला हल हो पा रहा। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा हमारे इस सेक्टर को तंग कर रही है, और फिर इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट पर एक बड़ी ओवर कॉशियस अप्रोच है बड़े तवील अरसे से। ये आधे फीसद की कमी तो अभी 2-3 रोज़ पहले हुई, लेकिन क्या ये काफ़ी होगी इस वक्त जो हमारा एक श्रिंक होती हुई इंडस्ट्री है उसके लिए? बात दरअसल ये है कि हमारा सनती शोबा जो है वो पिछले काफ़ी सालों से बहुत ही बुरी तरह से, जिसे कहते हैं ना, स्टैग्नेशन में फंस गया है, यानी कि प्रोडक्शन में कोई ख़ास इजाफा नहीं हो रहा है। ये बहुत परेशान कुन है, इसलिए कि हमने देखा पाकिस्तान में जब शरह-ए-नमू 5% तक पहुंचता है तो उसमें बहुत बड़ा रोल सनती शोबे का होता है। तो जब सनती शोबे आगे नहीं बढ़ता है तो आपका शरह-ए-नमू 2.5 मुश्किल से 3% तक पहुंचता है। अब हैरत अंगेज़ मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा सनती शोबे का ये हाल हो चुका है, लोग इस हद तक बददिल हो चुके हैं इस शोबे से कि पिछले साल जो सरमायाकारी हुई इस शोबे में, सनती शोबे में, वो 25 साल पहले के सनतकारी के लेवल से भी कम है। तो ये हैरत अंगेज पोजीशन है पाकिस्तान में कि जो सनती शोबा, जो सबसे प्रोग्रेसिव फास्ट ग्रोइंग शोबा होता था, वो अब बिल्कुल खड़ा अटक गया है। सही। एक आखिरी सवाल हफीज़ साहब के, जो इंटरेस्ट रेट में आधे फीसद की अभी कमी की गई है, हुकूमत एक जाने बात भी करती है कि हमें इंसेंटिवाइज़ करना है, हमें आसानियाँ पैदा करनी है अपनी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, लेकिन फिर दूसरी तरफ जो अप्रोच है, जो पॉलिसी है, उसमें बड़ा केयरफुली इस वक्त वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये इसमें गुंजाइश थी, जो डिमांड है बिज़नेस कम्युनिटी की सिंगल डिजिट में लाने की, इसको आसानी के साथ लाया जा सकता था आपकी नज़र में? देखिए, हमारे पास 2 हथियार होते हैं जिससे हम इकॉनमी को रेगुलेट करते हैं और ख़ास तौर पे तिजारती खसारा को कंट्रोल करते हैं। वो हैं आपका जो एक्सचेंज रेट है, रुपए की कदर, और दूसरा आपका जो इंटरेस्ट रेट या जो आपका पॉलिसी रेट होता है स्टेट बैंक का। हमने पता नहीं क्यों रुपए की कदर को मुस्तहकम करके रखा हुआ है आर्टिफिशियली। पिछले 1.5-2 साल से रुपए की कदर में कोई चेंज नहीं आया है, और अब अंदाज़ा कम से कम ये है कि रुपए की कदर आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड कम से कम 5% हो चुकी है। अच्छा। तो आपको जो मुनासिब पॉलिसी है, मैं समझता हूँ कि आपको रुपए की वैल्यू को ठीक से रखना चाहिए, ओवर वैल्यूएशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और ये आप कर पाएंगे तो साथ साथ आप सरे सूद को वाज़ेह तौर पर 9% तक ला सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हफीज़ पाशा साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने एक ब्रेक लेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम टॉपिक पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।